सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई आपके और आपके बच्चे को बिहारी कह के गाली न दे, इसलिए बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या प्रशांत किशोर की चुनावी राजनीति का विमान टेक ऑफ कर पाएगा? क्या एक नई राजनीति की शुरुआत की दुहाई देने वाले प्रशांत किशोर वाकई राजनीति को बदल पाएंगे या फिर सफल या असफल अरविंद केजरीवाल बनकर ही रह जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर की राजनीति सबसे जुदा है या वो वाकई बीजेपी की बी टीम है जो समय आने पर ए टीम का हिस्सा बन जाएंगे? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी बनाते समय ही अपने सारे सिद्धांतों को धोखा दे बैठे? इन सारे सवालों का विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले आप बोले भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पटना में प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी को लॉन्च किया। इसमें सबसे अच्छी बात यह दिखी कि प्रशांत किशोर, जो कि पीके के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने पार्टी का नेतृत्व एक दलित के हाथों में दिया। पूर्व आईएफएस अधिकारी मनोज भारती को प्रशांत किशोर ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। जिस समय उत्तर भारत बाढ़ से पीड़ित है, उस समय भी पीके की पार्टी की स्थापना के मौके पर अच्छी खासी लोगों की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि पीके ने बिहार की राजनीति में एक नई दिलचस्पी पैदा कर दी है, नेताओं के मन में भी और जनता के मन में भी। पीके की पार्टी अगला विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। इससे पहले महात्मा गांधी की स्मृतियों को प्रणाम करके उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना के वक्त एक बात साफ करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी गांधी और आम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलेगी। खबर यह भी है कि उनके झंडे पर भारत को नई दिशा देने वाले इन दोनों महापुरुषों की तस्वीरें भी रहेंगी। अब सवाल है कि बिहार की राजनीति को पीके किस दिशा में ले जाएंगे। उसे समझने के लिए उनके 5 वादों को समझिए, जिसका ऐलान उन्होंने नई पार्टी के गठन के समय किया। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के 5 वादे हैं। पहला वादा है कि सत्ता मिली तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देंगे, ताकि उससे होने वाली कमाई से बिहार के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था दी जा सके। उनके पहले वादे ने ही कैसे विवादों को नया मोड़ दिया है, उस मोड़ पर हम आपको आगे ले चलेंगे। लेकिन पहले बाकी 4 वादों के बारे में भी जान लीजिए। पीके की पार्टी का दूसरा वादा है कि वो बिहार के हर युवा को रोजगार देंगे और वो रोजगार बिहार में ही मिलेगा। तीसरा वादा है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए की पेंशन देंगे। चौथा वादा है कि महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 4% ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराएंगे। और 5वां वादा है कि बिहार में खेती में आमूलचूल बदलाव लाएंगे, यानी कि पेट भरने वाली खेती को कमाऊ खेती के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ये 5 वादे काफी आकर्षक हैं। ये 5 वादे पूरे हो जाएं तो वाकई किसी राज्य का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रथम ग्रास मच्छिका पातम। पीके ने पहला वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर ही शराबबंदी के फैसले पर रोक लगा देंगे। हालांकि इसके पीछे कारण ये बताया गया कि शराब पिलाकर जो पैसे आएंगे, उससे बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। अगर पढ़ाई चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जन स्वराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। ये कुछ वैसा ही फलसफा है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की सोच थी। ये बात सही है कि बिहार में शराबबंदी से कुछ नुकसान हुए हैं, राजस्व को घाटा पहुंचा है। सरकार की तिजोरी में शराब बेचने से जो कमाई होती थी वो अब नहीं है। दूसरी ओर शराबबंदी हुई तो शराब की तस्करी बढ़ गई। जिनकी रोजी रोटी शराब के धंधे से चलती थी, उनकी रोजी रोटी छिन गई। लेकिन उन नुकसानों के साथ शराबबंदी से हुए फायदों को भी देखना चाहिए। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार में महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होती थी, यानी पुरुष शराब पीकर आते थे और महिलाओं से मारपीट करते थे, उनमें शराबबंदी के बाद से 37% की कमी आई है। वहीं बिहार में शराबबंदी के बाद महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की दर में 45% की कमी आई है। शराबबंदी के कारण बिहार में शराब पीने वालों की संख्या में जबरदस्त कमी आई है। फिर लोगों को लगने लगा है कि शराब पीना अच्छी चीज नहीं है, इससे खुशहाल परिवारों में कलह और उस कलह से
बर्बादी ही आती है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। इसलिए शराबबंदी का फैसला नफे और नुकसान के तराजू पर तौलें तो फायदे का ही सौदा दिखता है। लेकिन पीके को सत्ता मिली तो बिहार के लोगों को शराब भी पिलाएंगे। शराब पिलाएंगे तो उनसे पैसा कमाएंगे। पैसे कमाएंगे तो उससे शराब पीकर अघाने वालों के बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे। क्या सामाजिक बदलाव इसी तरह आएगा? फिर ये भी देखिए कि पीके परस्पर विरोधाभास के शिकार हैं या सिद्धांत और आदर्श उनके व्यवहारिक राजनीति से मेल नहीं खा रहे। पीके ने महात्मा गांधी के नाम की दुहाई देकर अपनी पार्टी का गठन किया है। इसलिए पार्टी बनाने का दिन उन्होंने 2 अक्टूबर को रखा, जिस दिन 155 साल पहले महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। लेकिन शराबबंदी पर रोक का फैसला तो महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों के सर्वथा विपरीत है। गांधी जी शराब के विरोधी थे और उन्होंने शराबबंदी के लिए हमेशा आवाज उठाई। वो कहा करते थे कि शराबबंदी के अलावा कोई और तरीका नहीं है जो लोगों को शराब की बुराई से बचा सके। गांधी मानते थे कि मलेरिया जैसी बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक शराब है। आज से 100 साल पहले मलेरिया एक गंभीर बुखार होता था और गांधी सिर्फ कहते ही नहीं थे, इसके लिए लगातार कुछ ना कुछ करते भी रहे। महिलाओं को शराब की दुकानों पर धरना देने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, क्योंकि गांधी को पता था कि शराब का सीधा नुकसान जिसे होता है वो महिलाएं ही होती हैं। गांधी ने खुद उसके लिए आंदोलन चलाया और सबसे बड़ी बात, जिस गांधी के मन में किसी पद के लिए कभी कोई लालसा नहीं रही, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं पहला काम शराबबंदी का करूंगा। इससे शराब को लेकर गांधी जी के आग्रह और इसे खत्म करने के प्रयत्न को आप समझ सकते हैं। गांधी के प्रयासों और पहल का ही नतीजा है कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शराब पर पाबंदी जैसे प्रयासों की बात की गई है। शराब शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं है, लेकिन जो लिखा है उससे यही ध्वनि साफ साफ निकलती है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में वर्णित है कि मादक पेयों और हानिकारक नशीले पदार्थों पर पाबंदी का प्रयास राज्य को करना चाहिए। लेकिन कमाल देखिए कि संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की दुहाई देने वाले पीके शराबबंदी के फैसले को पलटने को अपना पहला वादा बना रहे हैं। शराबबंदी के प्रति गांधी के जबरदस्त आग्रह का ही दबाव है कि गांधी जयंती पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित होती है, लेकिन पीके उसी गांधी जयंती पर अपनी नई पार्टी बनाते हैं, जिसे आम जन के सपनों की आकांक्षी पार्टी बताते हैं और शराबबंदी वाले दिन ये कहते हैं कि उन्हें राज मिला तो पहले घंटे में शराब पिलाना शुरू कर देंगे। अब इस सवाल को बिहार की जनता पर छोड़ते हैं कि वो पीके की शराबबंदी को रोकने के वादे को कितना समर्थन करती है। शराब से आगे भी राजनीति में बहुत सारे मुद्दे हैं जो अहम हैं। मसलन प्रशांत किशोर ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राइट टू रिकॉल को लागू करेगी। ये काम अब तक देश में नहीं हुआ है, हालांकि इस पर लंबे समय से लंबी बहस होती रही है। प्राचीन काल में एथेंस में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू थी। पूरे अमेरिका में तो नहीं, लेकिन इसके मिशिगन और ऑरेगन राज्यों में 1908 में पहली बार राइट टू रिकॉल लागू किया गया था। इसका मकसद उन जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को देना था जिनके काम से वो संतुष्ट ना हो। भारत में 50 साल पहले जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसके लिए आंदोलन किया था, तब राइट टू रिकॉल की चर्चा उन्होंने भी की थी, लेकिन वो बात चर्चा से आगे नहीं बढ़ी। किसी भी राजनीतिक दल ने उसे तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि जिस जनता पार्टी को जेपी ने बड़ी उम्मीदों से बनाया था, उसने भी नहीं दी। इसलिए एक राजनीतिक दल बनाने वाले प्रशांत किशोर ने राइट टू रिकॉल का वादा करके राजनीति के शांत पड़े जल में एक कंकड़ फेंक दिया है। लेकिन बिहार की राजनीति में इससे हलचल होगी, इसके आसार कम दिखते हैं। लेकिन जातिगत राजनीति को साधने की जो कोशिश प्रशांत किशोर ने की है, वो साफ दिखती है। इससे बिहार के परंपरागत राजनीतिक दलों में बेचैनी हो सकती है। प्रशांत किशोर ने एक दलित नेता को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ये संकेत दे दिया है कि वो जिस तरह पिछले कुछ समय से दलितों और मुसलमानों की सत्ता की राजनीति में भागीदारी दिलाना चाहते हैं, उनकी वो बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, उसको वो जमीन पर उतारना भी चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को 75 सीटों पर उम्मीदवार देने की बात की है, तो उसी तरह दलितों को बड़ी भागीदारी देने की बात भी कही है। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में अब तक जितने राजनीतिक दल हैं, उनके बीच पीके के लिए अपनी जगह बनाना आसान होगा? पीके जाति से ब्राह्मण है। बिहार में 1990 के बाद से कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है। जगन्नाथ मिश्रा आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। पीके कह रहे हैं कि वो जाति विहीन राजनीति कर रहे हैं। पीके ने ये तो साफ कर दिया कि उनके चुनावी वादे क्या होंगे।
ये भी साफ कर दिया कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये भी साफ कर दिया कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। दलित समाज से आने वाले मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बना भी दिया, लेकिन ये साफ नहीं किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या ये स्पेस उन्होंने अपने लिए छोड़ रखा है? इसमें कोई बुराई नहीं है। आदर्श लोकतंत्र तो वही है जिसमें जाति और धर्म के नाम पर नहीं, राष्ट्र और जन कल्याण के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। अब सवाल है कि इन सभी आदर्शों के बीच करीब 3.5% आबादी वाले ब्राह्मण के लिए मुख्यमंत्री बनना आसान होगा। केजरीवाल ने दलित समाज से आने वाले एक शख्स को पार्टी की कमांड दे दी, लेकिन इसे सत्ता में दलितों की भागीदारी बढ़ जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। कांग्रेस में भी मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तो कांग्रेस में जो नाम दिखता है वो राहुल गांधी का ही दिखता है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने सुझाव भी दे दिया था कि खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ लिया जाए। कांग्रेस को सांप सूंघ गया था। कांग्रेस एक दलित को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का साहस नहीं दिखा पाई। थोड़ा और अतीत में जाएं तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो जगजीवन राम एक वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी जगजीवन राम को नहीं मिली। दलितों के हितों का सवाल उनके लिए सुविधाओं पर आकर ही दम तोड़ देता है। सत्ता के शिखर पर आदमी अपना हिसाब किताब देखने लगता है। प्रशांत किशोर बिहार में मौजूदा राजनीति से तंग आ चुके लोगों के लिए नई उम्मीद और संभावनाएं जगाते दिख रहे हैं। पिछले 34 सालों से बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की ही सत्ता चल रही है। राबड़ी देवी की राजनीति को लालू प्रसाद यादव की राजनीति में ही जोड़ लीजिए। कभी एक साथ एक दल में रहने वाले लालू और नीतीश आज भी बिहार की राजनीति की धुरी हैं। इन दोनों का अपना दलित, पिछड़ा, मुसलमान, महादलित का जातिगत समीकरण है। अब उसी समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं और उसी कोशिश का नतीजा है कि उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। पहली वजह तो यह है कि प्रशांत किशोर की पहचान 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार के तौर पर तरीके तय करने वाले मैनेजर के रूप में बनी। दूसरी वजह नीतीश कुमार का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर को उन्होंने अपनी पार्टी में अमित शाह के कहने पर रखा था। तीसरी वजह पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उनका बीजेपी को 300 पार सीटें हासिल करने वाला बयान था, जो चुनाव नतीजों में गलत साबित हुआ। चौथी वजह यह है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार तो रहते हैं, लेकिन उनकी सरकार में शामिल बीजेपी नहीं रहती। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 5 सीटें भी नहीं मिलने का वादा किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने 12 सीटें जीत ली थी। इन तमाम सवालों और आरोपों के बीच प्रशांत किशोर ने एक नई हुंकार भरी है कि वो नीतीश लालू की परंपरागत राजनीति को बदल देंगे, लेकिन बदलने के लिए उनके रोड मैप में अभी और स्पष्टता की जरूरत है, क्योंकि बिहार के लिए रोजगार का सवाल सबसे अहम है। पीके वादा तो कर रहे हैं कि सबको बिहार में ही रोजगार दे देंगे, लेकिन कैसे देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे तमाम बुनियादी सवालों के समुद्र मंथन से ही बिहार के विकास का अमृत निकल सकता है। देखते जाइए कि इस समुद्र मंथन में पीके कैसी भूमिका निभाते हैं। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।